नमस्कार। ज्ञान व्यू चैनल में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9 की जो आपकी सेकंड पुस्तक है कृतिका, उसका पहला ही अध्याय है इस जल प्रलय में। कल हमने इसका कुछ भाग का अध्ययन किया था और इसके आपके लेखक है गणेश्वर नाथ रेणु, जिसका हमने जीवन परिचय भी साथ में कर लिया था। तो इसमें बाढ़ संबंधित बात बताई गई है। तो लेखक कहता है कि मैंने जो बचपन में जब हाई स्कूल में पढ़ता था उस समय बाढ़ से संबंधित कई प्रकार के निबंध लेखन लिखकर प्रथम स्थान प्राप्त जरूर किया था और एक साथ में उन पर कई उपन्यास और कहानियां भी लिखी है। लेकिन अनुभव मैंने जब पटना गया 1967 ईस्वी में, तब सबसे पहले उन्होंने प्राप्त किया था। तो किस प्रकार का बाढ़ का दृश्य था, कहाँ कहाँ पानी भर गया था, किस प्रकार की चेतावनी दी जा रही थी, ये सारा अनुभव हमने देखा। और लेखक ने जब बाढ़ से ग्रस्त होने के बाद बाढ़ से संबंधित कुछ आवश्यक सामग्रियां जैसे ईंधन, आलू, मोमबत्ती, दिया सलाई और एक जो गोलियां वगैरह थी जो दवाई के रूप में लेने के लिए, वो अपने एक आवश्यक सामग्री रूप में एकत्रित कर रखी थी। और एक लेखक ने बाहर का जो दृश्य था उसको देखने के लिए रिक्शा वाले के पास जाता है और बाहर का दृश्य देखकर भी आता है और वापिस अपने स्थान पर पहुंचता है राजेंद्र नगर। तो वहां पर एक सूचना या चेतावनी के रूप में दी जा रही है कि बाढ़ का पानी पहुंचने वाला है, इसलिए सावचेत हो जाइए। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अभी आगे पढ़ते हैं। तो राजेंद्र जैसे ही ये आवाज सुनता है कि राजेंद्र नगर था जहाँ वो लेखक रह रहा था, तो सावधान हो जाए। तो मैंने गृह स्वामिनी से पूछा गैस का क्या हाल है। तो घर आकर अपनी पत्नी से पूछता है कि घर में जो सामग्री जैसे गैस वगैरह है तो कितनी के है या नहीं। तो वो बस इसी का डर है, अब खत्म होने वाली है। वो कह रही है हो सकता है खत्म भी हो जाए, इसी का मुझे भी डर है। असल में सिलेंडर में मीटर मीटर की तरह कोई चीज होती नहीं है, पता नहीं चलता, लेकिन हम अंदाज ही लगा सकते हैं। जैसे गैस सिलेंडर के अंदर हम ये नहीं पता कर सकते कितनी गैस बाकी बची है, क्योंकि उसमें मीटर वगैरह ना पारदर्शी है, दिखाई देता है, जिससे हम अंदाज ही लगा सकते हैं कि ये एक आध दिन और चल सकती है। तो वो पत्नी यही बात बता रही है कि मुझे पता नहीं इसमें और कितनी गैस बची है, तो अंदाज लगा सकते हैं 1 या 2 दिन। तो कोयले है, स्टोव है, मगर केरोसिन की एक ही बोतल है। वो और भी ईंधन की सारी सामग्री बता रही है, जैसे कोयले भी पड़े हैं और एक गैस स्टोव जो केरोसिन से चलता है वो भी है, लेकिन बोतल एक ही है केरोसिन की। फिलहाल बहुत है। बाढ़ का भी यही हाल है, मीटर की तरह कोई चीज नहीं होने से पता नहीं चलता कि अब कब तक आ धमके भिड़ने का। लेखक ने कहा कि बाढ़ का भी यही हाल है, पता नहीं कब आ जाए, जिस प्रकार से खत्म हो जाए उसी प्रकार। तो ये हम इसलिए सारी सामग्री उससे काम चला ले। सारे राजेंद्र नगर में सावधान सावधान ध्वनि कुछ देर गूंजती रही। ब्लॉक के नीचे की दुकान में सामान हटा जाने लगे। फिर लेट के नीचे से दुकानदार ने पता तूने ये इतना कागज कर रखा है, इसके अलावा लगाकर सुलगा दिया, हमारे कमरे में धुआं भर गया। नीचे इनके ब्लॉक के नीचे जो दुकान है उसके अंदर इसने बहुत सारी रद्दी जमा कर रखी थी और उसको पानी से ना बिके, इसलिए उसने उस रद्दी को जलाने के लिए आग लगा दी, जिससे लेकर घर में धुआं धुआं हो जाता है। सारा शहर जगा हुआ था। पश्चिम की ओर से कान लगाकर सुनने की चेष्टा करता हूँ कि कहाँ पिरमुनई या सालिमपुरा हेरा स्थान के नाम है, वहाँ पर पानी तो नहीं भर गया, या वहाँ की क्या हालचाल है, वहाँ हलचल हो रही है क्या, कोई आवाज वगैरह आ रही है क्या। रात के 1 डेढ़ बज चुके थे जब तक पानी राजेंद्र नगर पहुंचे चुका था जहाँ लेकर रह रहे। सोने की कोशिश करता हूँ लेकिन नींद नहीं आई। नहीं कंपोज की कि अभी कुछ नहीं लिखूं, किंतु क्या लिखूं। कविता शीर्षक बाढ़ आकुल प्रतिज्ञा, ये लेखक है, इसलिए मन में ये भी सोच रहे हैं कि बाढ़ के प्रति क्या लिखूं। ऐसा लिखूं कि शीर्षक बाढ़ लिखूं या बाढ़ की जो आने की या हमारी आकुल प्रतीक्षा है उसके बारे में लिखूं। कैसे वो बेटे बेटे या लेटे लेटे सोच रहे हैं। नींद में स्मृति आने लगी, एक एक करके चलचित्र बेहतरीन दृश्य की तरह उनके मन में उभर कर सामने आ रहे थे। ये कुछ दृश्य उनके सामने आ रहे हैं, उसकी बात बताई जा रही है। जैसे 1997 में मनिहारी के इलाके में जो उनके गुरुजी के साथ गंगा मैया के बाढ़ से पीड़ित क्षेत्र में हम नाव पर जा रहे थे, तो चारों ओर पानी पानी, दूर तक एक द्वीप जैसा बालूचर दिखाई पड़ा। हमने कहा वहां चलकर जरा चहलकदमी करके टांगे सीधी कर लें। बहादुर जी कहते हैं, किंतु सावधान, ऐसी जगह पर एकदम कदम रखने से पहले ये मत भूलना कि तुमसे पहले वहाँ हर तरह के प्राणी शरणागत के रूप में मौजूद मिलेंगे।
वो सचमुच चिट्ठी से लेकर सांप बिच्छू और लोमड़ी सियार तक वहाँ पनाह ले रहे थे। ये पहले की 1997 की घटना बताई जा रही है, जब गंगा नदी के किनारे या खेत बाढ़ आई थी, तो उसके समय उनके साथ में जो गुरुजी थे वो उनका अनुभव यहाँ बताया जा रहा है। तो उन्होंने रुकने के लिए या ठहरने के लिए वहाँ कुछ समय के लिए रुकते हैं, तो कहते हैं वहां से पहले ही के जीव पुराने वहां से ना या पनाह ले रखे। बहादुर जी ने हिदायत मतलब उन्होंने कहा कि हर नाव पर एक पखाड़ी गाँव जो पैर की अंगुलियों में सड़ जाती है, तलो घाव जाता है, ऐसा ये बीमारी है कि दवा गैस की डिबिया और केरोसिन साथ रखना चाहिए। सचमुच हम यहाँ जाते खाने पीने चीजें हमें दवाई घाव की दवाई और गैस की मांगे होती थी। ये कह रहे हैं कि बाढ़ से संबंधित कुछ ऐसी सामग्री जो हमें साथ रखनी चाहिए, जैसे एक तो दवा जो घाव वगैरह के उपयोग में हो, एक दियासली रखनी चाहिए साथ में, और एक केरोसिन तेल। ये हम जहाँ भी जाते हैं इसकी मांग अवश्य ही वहाँ होती है। फिर अगली एक घटना और बताई जा रही है जो 1949 की है। उसमें भाग नंदा की बाढ़ से घिरे वापसी खाने के एक गांव पर जब हम पहुंचे तो हमारी नाव पर रिलीफ डॉक्टर साहब गांव के कई बीमारियों को नाव पर बिठाकर कैंप में ले गया, और एक बीमार नौजवान के साथ उनका कुत्ता भी था। कुई कुई करता हुआ नाव पर चढ़कर आया और डॉक्टर साहब कुत्ते को देखकर भीषण भयभीत हो गए और चिल्लाने लगे, अरे कुत्ते से डॉक्टर साहब डर रहे थे, तो जैसे उन्होंने कुत्तों को देखा तो वो चिल्लाने लग जाते हैं कि कुत्ता आ गया, कुत्ता आ गया। कुकर को भगाओ मतलब कुत्ते को भगाओ। बीमार नौजवान सबसे पानी में उतर गया और हमारे कुकर नहीं जाने उसमें हम भी नहीं जाएंगे। वो नौजवान ने कहा अगर आप इसको नहीं बिठाओगे तो मैं भी आपके साथ इस नाव में नहीं जाऊंगा, और वो अथाह पानी में कूद जाता है। फिर कुत्ता भी छपाक से पानी में गिर जाता है अपने मालिक के पीछे। हमारा आदमी नहीं जाएगा तो हम भी नहीं जाएंगे। छपाक पानी में गिरा और महारा नदी की बाढ़ में डूबे एक मूसहरी जो एक बस्ती का नाम है, मैं रात बांटने की खबर मिली तो हम कई दिनों से मछली और चूहों को फुसला कर खा रहे थे, किस तरह जी रहे थे। मतलब ये बाढ़ की स्थिति बताई जा रही है कि बाढ़ की स्थिति मनुष्य को क्या क्या नहीं करना पड़ता। खाने तक नसीब नहीं होते तो खाने के लिए जो कुछ भी मिलता है वो पकाकर वो खा रहे। किंतु टोले के पास में जब हम पहुंचे तो ढोलक और मंजीरे की आवाज सुनाई पड़ी, तो जाकर देखा कि ऊंची पहाड़ी पर मचान बनाकर स्टेज की तरह बनाए गए। मचान जान गए होंगे, ऐसी जगह जहाँ मतलब ऊपर की जो खेजड़ी वगैरह या वृक्ष हो वहाँ पर बनाई जाती है ताकि पानी से बचा जा सकते। तो ये मचान बनाकर वहाँ स्टैंड बनाकर वहाँ रह रहे। बलवाई नाच हो रहा होगा, लाल साड़ी पहनकर काला घूंटा ये व्यक्ति है जिसकी जो पहनावा है उसकी प्रशंसा की जा रही है। नटवा दुल्हन का हाव भाव दिखला था, यानी धनी धरनी छोड़कर मायके भागी जा रही है, उसका घर वाला कुछ को मनाकर ला रहा है, लौटा रहा है। मतलब ये जो घटनाक्रम है वो लेकर कुछ को वर्णित कर रहे हैं। एक पति है, उसकी पत्नी उठकर जा रही है, उसको मनाने के लिए पीछे भाग रहा है। ये सारी घटनाक्रम उसको बताया जा रहा है। आगे कीचड़ पानी में लथपथ भूखे प्यासे नर नारियों के झुंड में मुक्त खिलखिलाहट लहरों आने लगी। हम रिलीफ बांटकर हंसी उन्हें दे सके। जैसे बाढ़ पीड़ितों की हालत का दृश्य बताया जा रहा है, किस प्रकार वो भूख से बूढ़े बच्चे नौजवान बिलक रहे और उनको राहत सामग्री बांटने पर उनके मुख पर या किस प्रकार की हंसी की लहरें दौड़ती है। आगे बलवाई नाच की बात उठते मुझे अपने परम मित्र भोला शास्त्री की याद हमेशा क्यों आ जाती है। एक बार मैंने ये अपने साथ एक शास्त्री जी को रख रहे हैं जिसका नाम है भोला शास्त्री जी, उसकी याद आती है तो उसका एक घटनाक्रम बताते हैं। और उसका घटनाक्रम कब का है? 1937 ईस्वी का। तो क्या कहते हैं कि एक बार 1937 में सिमरमणि शंकरपुर में बाढ़ के समय नाव को लेकर लड़ाई हो गई थी। उसी समय में बालचंद था, मतलब इस पॉइंट में काम करने वाला था, को लेकर गांव के लोग नाव के अभाव में केले के पौधे का भेला बनाकर, केले का आपने पौधा देखा होगा, बड़े बड़े पत्ते होते हैं, तो उसका भेला बनाकर किसी तरह काम चला रहे थे। और भाई जमींदार के लड़के नाव पर हारमोनियम तबला के साथ जंजीर बजाकर निकल रहा था। और गांव के नौजवानों ने मिलकर उसकी नाव छीन दी और थोड़ी मारपीट भी हुई। बात भी सही है। बाढ़ के समय इस प्रकार की परिस्थिति में सहायता नहीं करके वो अकेला ही नाव में आराम से आनंद के साथ गाने बजाते हुए जा रहा था, तो गांव लोग मिलकर उसकी नाव छीन दी और उसके साथ मारपीट भी की। ये घटना थी। एक घटना अभी लेकर जहाँ रह रहे हैं उसका बता रहे हैं। तो 1966 में पुनपुन का पानी जो राजेंद्र नगर में घुस गया था। एक नाव पर कुछ सजे धजे युवक और युवतियां की टोली किसी फिल्म देखकर कश्मीर का आनंद घर बैठे लेने के लिए निकल पड़े, क्योंकि उस समय वहाँ कश्मीर बना हुआ था, चारों ओर पानी वगैरह था। तो एक गांव के एक ही परिवार के कुछ युवक और युवतियां सज कर एक टोला बनाकर फिल्म देखने के इरादे से
जिसे कश्मीर का लुप्त कार्य तो है वो निकल पड़ते हैं। और नाव पर स्टोव जल रहा था, केतली चढ़ी हुई थी, बिस्कुट के डब्बे खुले हुए थे, मतलब मनोरंजन के प्रकार के या खाने पीने के सभी साधन उनके साथ उपलब्ध थे। तो एक लड़की पहले में चम्मच डालकर एक अनोखी अदा से पाउडर को मथ रही थी और एब्लोस बना रही थी। वहाँ ही उसने सब कुछ कार्य कर रखे थे या करने की कोशिश की जा रही थी। शायद दूसरी लड़की बहुत मनोयोग से कोई चित्र और रंगीन पत्रिका पढ़ रही थी। एक युग दोनों पाँव को फैलाकर बांस की लगी में नाव को खेक रहे थे, मतलब चला रहे थे। मतलब वो नाव का जो घटनाक्रम है जैसे उसके वर्णन कर रहा है, किस प्रकार पूरा परिवार नाव में अपना आनंद ले रहा है। और एक और युग का नाम बता रहा है, अपने घुटने को नहीं टेक करे। एक मनमोहन का युग है, वो अपनी बात बता रहा है कि किस प्रकार वो वहाँ अपना जो दुपट्टा है मखमल का वो लोग के नाव में लेकर चल रहा है और नाव को किस प्रकार वो आगे बढ़ा रहा है। और मतलब नाव में जितने भी बैठे हैं वो मस्ती आनंद के साथ कार्य कर रहे हैं। और पास में जैसे अचानक उनकी नाव लोग तो पर लड़के के साथ किलकारी भक्ति कश्तियां वर्षा होने लगी। तो गोलाकार में किसी आवाज की प्रतिध्वनि मंडरा कर पहुंचती। सब लोग सोकर मिलकर स्वयं को ध्वनि सुजोग बड़े बड़े गुणी संगीत निर्देशक बहुत कोशिश के बावजूद नहीं कर सकते थे। मतलब उस नाव के अंदर पूरा परिवार था, अलग अलग राग प्रकार के गाने वगैरह गाए जा रहे थे। तो लेकिन उदाहरण देकर बता रहा है कि इस प्रकार के गाने या खूब गाने गा रहे थे इसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। और आगे लेकर बता रहे हैं कि 2:30 बज गए मगर पानी अब तक आया नहीं। लगता है कहीं अटक गया अथवा जहां तक जाना था वहां तक रुक गया अथवा तटबंध लड़ते हुए इंजीनियरों की जीत हो गई होगी। अब लेखक के जहाँ स्थान पर रह रहा है या वहां पहुंच गया जहाँ बाढ़ का पानी पहुंचना संभव नहीं है। तो कह रहा है कि लगभग 2:30 बज गए। हो सकता है जो हमारे इंजीनियर है उसने पानी को रोक लिया है या उसने ऐसा तटबंध कार्य किया है जिसने पानी मार रुक गया, या कोई देवी चमत्कार भी हो सकता है कि पानी यहाँ तक अभी तक पहुंचा नहीं है। रास्ते तो किधर भी है, चारों तरफ के प्राय सभी पर्यटक रोशनी चल रही है, गूंज रही है सभी जगह में। कुत्ते रेलवे के सामने उद्यम कर रहे हैं, मतलब आवाजें निकाल रहे हैं। और राम सिंगार की मंडी डटकर चुपचाप बातें कर रही है। मुझे अचानक अपने आप मित्रों में स्वजनों की याद आई। तो कल ही पाटलिपुत्र कॉलोनी श्री कृष्ण बोरिंग रोड के अथाह जल में घिरे हुए हैं। ये स्थान के नाम बताए जा रहे जहाँ का बाढ़ का पानी उसमें आया हुआ है। जितेंद्र जी, विनीता जी, बाबू भैया, इंदिरा जी, पता नहीं कैसे किस हाल में होंगे। वहाँ रह रहे व्यक्तियों के नाम बताए जा रहे हैं कि वहाँ बाढ़ के अंदर ही घिरे में पता नहीं कौन सी हाल में वहाँ जी रहे होंगे। शाम को एक बार पड़ोस में आकर टेलीफोन करने के लिए चोंगा उठाया तो बहुत देर बाद कई नंबर डायल करता रहा तो सुना एकदम कोई शब्द नहीं, कूं की आवाज, मतलब वो फोन भी लगे नहीं रहा था। तो बिस्तर पर करवट देते फिर एक बार मन में आया कुछ लिखना चाहिए। ये लेखक सारी बातें लेटे लेटे सोच रहा है, जो पुरानी उनकी यादें थी, जो बाढ़ सहायता पीड़ितों की सहायता कर रहे थे, उसी कहानियां उनके मन में बार बार विचार आ रहे थे। तो कह रहा है कि नींद नहीं आ रही है, करवट बदल रहा है, लिखने की सोच रहा है लेकिन लिख भी नहीं पा रहे। कुछ भी निकलना संभव नहीं, क्या जरूरी है कुछ नहीं लिखा जाए, नहीं फिर स्मृतियां को जाऊंगा या अच्छा नहीं लगेगा। फिर पिछले साल अगस्त में और घटनाएं क्रम याद आ गया है। वो बता रहा है कि पिछले साल अगस्त में नरपतगंज थाना चक्रादाय गांव के पास छाती पर पानी में खड़ी अनाश प्रवाह हमारी गाय की तरह टुकुर टुकुर देख रही थी। नहीं ये भूली बिस्ती यादें की बेहतर है, आंखें मूंद कर सफेद भेड़ों के झुंड के देखने की चेष्टा करूं। उजले उजले सफेद भेड़ों में झुंड झुंड कितनी सभी उजले भेड़े अचानक काली हो गई है। बार बार आंखें खोलता हूँ मूंदता हूँ तो काला उजाला नजर आता है, भेड़ों के झुंड भूरे हो जाते हैं उजले झंड। ये सारी जो प्रक्रिया लेखक बताई जा रही है वो सपने के रूप में देख रहा है। आंखें मलता हुआ उठा पश्चिम की ओर, थाना के सामने सड़कें मोटी डोली की शकल मुंह में झागपन की पानी आ रहा था। इसे सारी बातें सोचते सोचते अचानक लेखक की आंख लग जाती है और जब सवेरे को उठता है तो क्या देखता है पश्चिम की छोर से और सड़क का पानी है वो पूरी तरह भरा हुआ है या भर गया है। काफी उसके पास जब जाकर देखता है तो पानी चलता चलता हुआ टोकर भरता हुआ बच्चों को एक इधर पश्चिम के कोने में दिन भर अतिशाला की ओर आगे बस्ती बच्चे कूद रहे। पानी का जो भराव था वहाँ बच्चे खेल कूद कर रहे या आनंद ले रहे हैं।
बच्चे ने पानी की मोड़ थोड़ा अवरोध है, इसलिए पानी उछल रहा है। पश्चिम की ओर ब्लॉक नंबर 1 के पास पुलिया चौकी में पिछड़ा में पानी का पहला रेला आया है, मतलब पहला नाला आया है जिसमें पानी निकल कर आया। ब्लॉक नंबर 4 दिन से सेठ की दुकानें बाएं बाजू में देर नाश नदी, मतलब वो अपने जो राजेंद्र नगर की है उसकी आसपास की स्थिति बताई जा रही है कि किस प्रकार वहाँ पानी भरा हुआ था, किस प्रकार पानी में बच्चे आनंद ले रहे थे। एक पास में दुकान थी, उसके अंदर पानी घुस रहा था, मतलब ये एक पानी का रेला वो दूर से आ रहा था। इस प्रकार का घटनाक्रम लेकर बता रहा था। अब मैं दौड़ कर एक छत पर चला गया, चारों ओर शोर गुलाल, तलवार चीख पुकार और पानी का कलवर, लहरों का नर्तन। सामने फुटपाथ पार कर पानी हमारे पिछवाड़े के शेष बहने लगा और पोरबंदर के गोल पार्क में चारों ओर पानी नहात रहा है, मतलब लेकर के जो लेने का स्थान था राजेंद्र नगर, वहाँ पूरे एरिया में पानी भर गया था। तो उसी स्थिति का लेखक हमें जायजा बता रहा है। तो गोल पार्क में चारों ओर पानी नहात रहा था, पानी आ गया, पानी बहुत तेज, बाढ़ की प्रकार चढ़ा और करंट कितना तेज है, सोने का पानी नहीं गंगा जी का है। और लोग ये बातें वो आपस में व्यक्ति कर रहे हैं कि ये पानी जो आया है वो गंगा का है। सामने की दीवार में जल्दी जल्दी डूबती जा रही थी, पानी के खंभे का काला हिस्सा डूब गया, मतलब इतना ऊपर स्तर पानी का आ गया जो खंभे थे वो भी डूबते जा रहे थे। वो ताड़ के पेड़ का तना क्रमश डूबता हुआ नजर आ रहा था, तब डूब रहा था। यदि मेरे पास मूल कैमरा होता, मतलब शूट करने का कोई कैमरा होता, अगर टेप रिकॉर्ड होता, बाढ़ तो होती बचपन में ही देखता हुआ, किंतु पानी इस प्रकार कभी नहीं आया। मतलब जो लेखक का आज दृश्य देखा है राजेंद्र नगर के अंदर, इस दृश्य उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। तो कहते हैं मेरे पास अगर कैमरा होता या रिकॉर्ड का कुछ सिस्टम होता तो मैं अवश्य रिकॉर्ड करके ये चीज रखता। बेके मारे न जाने मेरा हाल क्या होता, देखते देखते गोल पार्क में डूब गए, हरियाली लोप हो गई हमारे। अब हमारे चारों ओर पानी नाच रहा था, भूरे रंग के भेड़ों के झुंड के भेड़ दौड़ रहे थे। भूरे भेड़ वे चाय वाला झोपड़ी आई चली गई। काश मेरे पास एक दूर कैमरा होता तो एक टेप रिकॉर्ड होता तो आज क्या होता। मतलब ये जो दृश्य थे सबको मैं कैद कर लेता और आगे समय में या आगे जहाँ वहाँ उसको नजरा दिखा सकता था। कुछ भी नहीं, कलम में चारों चोरी चली गई, अच्छा कुछ भी नहीं मेरे पास, कि ये मेरे पास कोई साक्ष्य सामग्री नहीं है, लेकिन मेरी जो कमल है उसके द्वारा मैं अपना आंखों देखा हाल वर्णन लिख सकता। तो ये तो था आपका लेसन, इस जल में कर ले। इससे संबंधित मैं आपको कुछ प्रश्न पूछती हूँ। जैसा पहला प्रश्न है, बाढ़ की खबर सुनकर लोग किस तरह की तैयारी करने लगे। तो बाढ़ की खबर सुनकर लोग अति आवश्यक जो वस्तुएं हैं उनका संग्रह करने लगे, जैसे ईंधन, आलू, मोमबत्ती, दिया सलाई और पानी के अंदर है जो बीमारी वगैरह फोड़ा फुंसा हो जाए उनके लिए दवाई। तो इस प्रकार के साहित्य सामग्री वो तैयार कर रहे थे। बाढ़ की सही जानकारी लेने और बाढ़ का रूप देखने लेखक क्यों उत्सुक था, क्योंकि लेखक ने अब तक बाढ़ के बारे में निबंध लिखा था या बाढ़ वालों की सहायता की थी, लेकिन प्रादेशिक रूप से बाढ़ को कभी उसने देखा नहीं था। इसलिए बाढ़ किस प्रकार की होती है, क्या दृश्य होता है, ये देखने के लिए लेखक के मन में बड़ा उत्साह था। आगे, मृत्यु का तरल दूध किसे कहा गया और क्यों। तो लेखक ने मृत्यु का तरल दूध पानी को कहा गया, क्यों कहा गया कि पानी अपने साथ कई प्रकार के गंदगी वगैरह भी भाग कर लाती है और जनमानस की हानि भी करती है, इसलिए मृत्यु का तरल दूध भी कहा गया। तो ये तो था आपके आज इस जल पढ़ने में, और इसके साथ में 2 दिन मैंने प्रश्न भी कर लिए। तो आज के लिए इतना ही।